अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप यू ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉपिक मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया की न्यू सिलेबस के सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है। मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी तो उसमें भी मैंने मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने कुछ मेकर्स के बारे में बात करी थी एंड उनका कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसमें मैंने कुछ मेकर्स की बात करी थी, जैसे कि जो महात्मा गांधी हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, राजा राम मोहन रॉय हैं, या जो सर सैयद अहमद खान हैं एंड दादाभाई नौरोजी। तो इन 5 मेकर्स के बारे में बात करी थी मैंने। एंड इस वीडियो में कुछ और मेकर्स हैं एंड उनका कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो में हम कौन से मेकर्स के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं उसके बारे में, देन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड लास्टली BR अम्बेडकर। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू, तो सबसे पहले हमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना है एंड उसका कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले उसके टाइटल की अगर हम बात करें, उसका टाइटल जो है दैट इज पंडित नेहरू। पंडित का मतलब होता है स्कॉलर। उसे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी भी कंसिडर किया जाता है। आर्किटेक्ट मतलब फ्रेम करने वाला। फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कुछ नेशन जो है उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि कैसे उसकी रिलेशनशिप बाकी नेशंस के साथ होगी, ठीक है। मतलब कि इस चीज़ को कैसे डिटरमाइन करा जाता है फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, कि उसकी कैसी गाइडलाइंस होगी, कैसे उसके प्रिंसिपल्स होंगे, जो डिटरमाइन करेगा उसकी रिलेशन बाकी नेशंस के साथ कैसी होगी, ठीक है। तो इसे इसका ही फ्रेम करने वाला कहते हैं, मतलब फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करने वाला कहते हैं। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इसे ही कंसिडर किया जाता है। बेसिकली देखो क्या हुआ कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। उससे पहले जो सारी चीज़ें हैं, फॉरेन रिलेशन हैं, वो ब्रिटिश मेंटेन करता था। बट इसके बाद क्या हुआ कि जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो इंडिया जो है उसे अपनी एक फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करनी थी। तो बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ, अगर आपको याद होगा 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो कोल्ड वॉर है USSR एंड USA के बीच, तो वो स्टार्ट होता है। उस टाइम पे जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं वो मतलब इन दोनों में से किसी एक को चुनती हैं कि या तो हम एक ब्लॉक के साथ रहेंगे या दूसरे ब्लॉक के साथ रहेंगे, या तो USSR के साथ या तो USA के साथ। बट इंडिया जो है, क्योंकि ये हाल ही में आज़ाद हुआ था, तो इसने ऐसी फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की कि हमें किसी लफड़े में नहीं पड़ना है, हम न्यूट्रल रहेंगे। एंड खाली इंडिया नहीं, बाकी भी कुछ कंट्रीज़ थी एंड उनके कुछ लीडर्स थे, तो उन्होंने बोला कि हम अलग रहेंगे। तो इन्होंने एक मूवमेंट बनाई दैट इज़ नॉन अलाइनड मूवमेंट, कि हम इनसे अलग रहेंगे एंड हम इनका कोई भी पावर ब्लॉक जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो बहुत सारे उस टाइम पे लीडर्स थे, जैसे कि गमाल अब्दुल नसीर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुकर्णा थे, नुक्रुमा थे। तो ऐसे कुछ लीडर्स थे जिन्होंने बोला कि हम अलग रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कहते हैं या कंसिडर किया जाता है। उसके बाद इसके फेमस कोट की अगर हम बात करें, वो क्या है? एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर When the world sleeps, India will awake to life and freedom। तो ये इसकी फेमस कोट है। बेसिकली ये इसका स्पीच है जो इसने दिया था मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे। इस स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ये इसके बारे में आप सोच भी कर सकते हो। बेसिकली क्या हुआ कि जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ 12:02, रात के 12:02। जो पाकिस्तान है वो आज़ाद हुआ 11:57 पे, 11:57 AM पे पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इसीलिए वो अपनी इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाते हैं। इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ 12:02, तो इसलिए वो 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, ठीक है। तो जो जवाहरलाल नेहरू है, जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब सिग्नेचर करा गया कि इंडिया जो है उसको फ्री कर दिया गया है, तो उस टाइम पे उसने ये स्पीच दी कि जब मतलब मिडनाइट आवर में जब पूरी दुनिया सो रही होगी, जो इंडिया है तो वो जागेगा एंड उसे अब आज़ादी मिल गई है, ठीक है। तो बहुत ही फेमस स्पीच है, इसके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। उसकी बर्थ हुई थी 1889 में इलाहाबाद में, जो कि जिसे कि आज प्रयागराज कहते हैं, तो यूपी में। ये एक सेंट्रल फिगर था इंडियन पॉलिटिक्स में। एंड इंडिया जो इंडिया है उसके आज़ाद होने से पहले भी एंड उसके आज़ाद होने के बाद भी इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर था। तो इसने ज़्यादा जोर दिया एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं तो इनको बनाने में, इनकी डेवलपमेंट में, एंड जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है, जो इंडिया है वो साइंटिफिक चीज़ों में प्रोग्रेस करे, तो इस चीज़ के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा फोकस करा। उसके बाद इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका कंट्रीब्यूशन है दैट इज इन फ्रीडम मूवमेंट। इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। एंड ये किसके साथ मतलब
काम किया इसने, जो जवाहरलाल नेहरू हैं उसके साथ मतलब क्लोजली ये काम करता था। एंड बाकी जो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो या राजेंद्र प्रसाद, ऐसे कुछ लीडर्स थे तो उनके साथ इसने काम किया। उसके बाद इसका एक और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसने बोला जो इंडिया है मतलब फोकस किया इस चीज़ पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर था तो इसने फोकस किया इस चीज़ पे जो इंडिया है उसमें इंडस्ट्रीज वगैरह बननी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। एंड जो इंडिया है वो मॉडर्न मतलब चीज़ों को अपनाना चाहिए, जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं, जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनको वो अपनाना चाहिए, तो तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो इसने फाउंडेशन यहाँ पे की किसकी, मिक्सड इकॉनमी की। देखो ये जो मिक्सड इकॉनमी है इसका भी जो हिस्ट्री है वो उसी कोल्ड वॉर के साथ है। जैसे मैंने अभी बताया जो कोल्ड वॉर है 1945 में हुआ, एक पावर ब्लॉक जो है वो यूएसए का था, दूसरा पावर ब्लॉक जो है वो यूएसएसआर का था। जो यूएसए है उसकी पॉलिसी ये थी कि हम कैपिटलिज्म जो है उसको अप्लाई करेंगे, जो दूसरे साइड से यूएसएसआर था उन्होंने बोला हम कम्युनिज्म को अप्लाई करेंगे। बेसिकली कैपिटलिज्म था क्या, कैपिटलिज्म ये था कि जो सारे जो सेक्टर्स होंगे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो मतलब बिजली का डिपार्टमेंट हो, जो भी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह या जो हेल्थ केयर सेक्टर हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसको प्राइवेट कंपनियां मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो वही इनको ओन करेगी। एंड दूसरे साइड से जो कम्युनिज्म है उसका ये मानना था ये जो सारे सेक्टर्स हैं, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जो भी सेक्टर है इसको जो गवर्नमेंट है तो वही इसको ओन करेगी। बट जो मिक्सड इकॉनमी है उसमें ये चीज़ है कि मतलब बोथ जो प्राइवेट सेक्टर है जो प्राइवेट ओनर्स हैं तो वो भी ओन कर सकते हैं एंड जो गवर्नमेंट है तो वो भी ओन कर सकते हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें रखी गई कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो किन चीज़ों को ओन करेगी एंड जो प्राइवेट लोग हैं वो किन चीज़ों को ओन करेगी। ठीक है, तो ये था मिक्सड इकॉनमी। आई गेस ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। उसके बाद जो इसका एक और कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं दैट इज इन एजुकेशन एंड साइंस। इसने प्रमोट किया साइंटिफिक रिसर्च को कि हमें रिसर्च करनी चाहिए और साइंस वगैरह में, एंड जो हायर एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इसने इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IIT है, ठीक है। एंड उसके बाद जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, तो उसकी फाउंडेशन भी जवाहरलाल नेहरू ने ही डाली थी। उसके बाद डेमोक्रेटिक फाउंडेशन हम देखते हैं, डेमोक्रेटिक कौन सी चीज़ें इसने इंडिया में अप्लाई करी। ठीक है, तो इसने इंडिया को हेल्प करा एक सेक्युलर मुल्क बनाने में। सेक्युलर मतलब कि जहाँ पे सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करा जाए। डेमोक्रेटिक आपको पता ही है जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट जो है उसको चुना जाए लोगों के थ्रू। एंड उसके बाद सोशलिस्ट फ्रेमवर्क, सोशलिस्ट मतलब कि जहाँ पे सारे जो लोग हैं उनको इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, एंड देन वो प्रमोटर था नॉन अलाइनड मूवमेंट का ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो ये चीज़ मैंने बताई कि उसने बोला कि मैं किसी भी पावर ब्लॉक के साथ, ना तो USSR के साथ ना USA के साथ ज्वाइन करूंगा, क्योंकि हम अभी आज़ाद हुए हैं, हम किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, तो इसके लिए हम अलग रहेंगे। तो इसने एक पॉलिसी इख्तियार की, या इनकी मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी उस टाइम पे नॉन अलाइनड, या मतलब अलग रहना। ठीक है, कि हम न्यूट्रल रहेंगे, किसी भी पावर ब्लॉक के साथ हम ज्वाइन नहीं करेंगे एंड किसी भी लफड़े में हम नहीं पड़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट जवाहरलाल नेहरू। तो हम आगे डिस्कस करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके बाद हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ना है एंड उसका कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले उसके टाइटल की अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया उसे कंसिडर किया जाता है। उसके बाद इसके फेमस कोट की अगर हम बात करें वो क्या है, मैन पावर विदाउट यूनिटी इज नॉट अ स्ट्रेंथ अनलेस इट्स हार्मोनाइज्ड एंड यूनाइटेड प्रॉपर्ली देन इट बिकम्स अ स्पिरिचुअल पावर। तो ये इसकी फेमस कोट है। मैंने ये चीज़ अपनी जो पिछली वीडियो है उसमें भी मेंशन करी थी एंड मैं अभी भी मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि मे बी किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके लिए हेल्पफुल होगा कि अगर सपोज मेकर पे क्वेश्चन आएगा, मतलब किसी मेकर पे क्वेश्चन आएगा, सपोज सरदार वल्लभ भाई पटेल पे ही क्वेश्चन आता है, तो आप कैसे आंसर लिखोगे। सबसे पहले जो फेमस कोट है उससे आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। उसके बाद इसका टाइटल क्या था, देन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उससे रिलेटेड थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है एंड उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड इसमें आपको बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग लिखनी है जैसे मैंने लिखी है, उसके बाद हेडिंग को थोड़ा सा इलॉबरेट करना है, तो इतना सफिशिएंट होगा एंड इंशाल्लाह आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, उसका थोड़ा सा इंट्रो हम पढ़ेंगे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे एंड फ्रीडम फाइटर थे, जिसकी बर्थ हुई थी 1875 में गुजरात में। पटेल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इस चीज़ में है कि उसने उस टाइम पे जो इंडिया है, मतलब इंडिया 1947 में जब वो आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स थी तो उनको उसने मतलब इंटीग्रेट किया, उसको इंडिया के साथ मिलाया। देखो बेसिकली यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है कि जो इंडिया है वो जब आज़ाद हुआ तो मतलब अभी की तरह उसमें मतलब अभी तो इंडिया में है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, तो इतना कंसाइज नहीं था इंडिया उस टाइम पे। बेसिकली उस टाइम पे क्या था, खाली 17 प्रोविंसेस थे
बट जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो कितनी थी, 562 के आसपास। तो इतनी ज़्यादा जो मतलब प्रिंसली स्टेट्स हैं, आई मीन रीजनल स्टेट्स हैं, तो इतने ज़्यादा रीजनल स्टेट्स में इंडिया बटा हुआ था। तो इसको यूनाइट करना ये उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात थी। ये जो काम है ये फिर किया इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एंड अच्छे से ये जो सारी मतलब टेरिटरीज हैं तो इनको इंडिया में ज्वाइन करवाया। ठीक है, मतलब कुछ जो टेरिटरीज हैं वो तो मतलब एज इट इज़ खुद ही ज्वाइन हो गई, कुछ जो है मतलब वो मिलिट्री के थ्रू, कुछ जो है मतलब डिप्लोमेसी के थ्रू। तो बहुत सारी चीज़ें इसने करी जिसकी वजह से जो इंडिया है उसमें जो सारी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो फिर मर्ज हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो मैंने पहले भी बताया, दैट इज़ इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसको इंडिया में इंटीग्रेट करवाया। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, मतलब 500 से ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें इंडिया उस टाइम पे बटा हुआ था, तो उनको वहाँ पे मर्ज किया इंडिया में। ठीक है, एंड जो इंडिया है वो एक यूनाइटेड इंडिया बन गया। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट्स पॉलिटिकल लीडरशिप। तो पॉलिटिकल लीडरशिप उसने प्रोवाइड करी। देखो बेसिकली क्या हुआ, जो इंडिया है तो उस मतलब वो जब आज़ाद हुआ 1947 में, एक तो उस टाइम पे मतलब जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने हालत बहुत ज़्यादा ख़राब करके रखी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ करी थी। उसके बाद जो यूएसए एंड यूएसएसआर हैं तो वो कंटिन्यूसली इन पे दबाव डाल रहा था कि आप पावर ब्लॉक ज्वाइन करो, तो वो चीज़ें थी। उसके बाद मतलब बाकी भी और कुछ इंटरनल चीज़ें थी, जैसे पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूसली हमला कर रहा था, तो वो चीज़ें थी जिसकी वजह से मतलब बहुत सारी दिक्कतों का इंडिया को सामना करना पड़ रहा था। बट ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो मतलब इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, तो इन्होंने जो नेशन है इसको आगे बढ़ाया एंड जो भी दिक्कतें आई तो उनका सामना करा। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन्होंने प्रोवाइड करी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं एंड वो होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसने एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड नेशनल सिक्योरिटी इंडिया के लिए तैयार करी, एंड इवन जो इंडियन पुलिस सर्विस हैं दैट इज़ आईपीएस, तो वो भी इसने इनिशिएट करा, उसकी एस्टैब्लिशमेंट भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसने बहुत सारे जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर में बहुत सारे इसने रिफॉर्म्स करे एंड काम किया टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स एंड रूरल कम्युनिटीज़। जो फार्मर्स थे उनकी हालत बहुत ख़राब करके रखी थी ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो इनको टैक्सेस बोलते थे कि आप बहुत ज़्यादा जो टैक्सेस हैं वो पे करो, तो उसकी वजह से जो रूरल एरियाज़ में जो फार्मर्स थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसने काम किया, इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए उनके टुवर्ड्स, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो बेटर हो जाए, उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो अपग्रेड हो जाए। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई गेस जो भी मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड जो भी मैंने चीज़ें बताई है तो वो आपको क्लियर है एंड आप इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अबुल कलाम आज़ाद, तो उसके बाद हमें पढ़ना है अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एंड उसका कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले इसके टाइटल की अगर हम बात करें दैट इज मौलाना आज़ाद। मौलाना का मतलब होता है आवर मास्टर और स्कॉलर। इसके फेमस कोट की अगर हम बात करें वो क्या है, Educationists should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial and moral leadership among students and became their role model। तो ये इसकी फेमस कोट है। उसके बाद ये पैदा कहाँ पे हुआ था, 1888 में मक्का में, सऊदी अरबिया में। उस टाइम पे जो सऊदी अरबिया है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। उसके जो फादर थे वो एक मुस्लिम स्कॉलर थे एंड उसकी जो मदर थी वो एक अरबिक वाइफ थी। तो उस टाइम पे जब ये पैदा हुआ था, ये मतलब पैदा तो ये सऊदी अरबिया में ही हुआ था। उसके बाद जब ये यंग हुआ तो फिर ये कम्प्लीटली या परमानेंटली इंडिया में रहने के लिए आ गए। ये एक स्कॉलर था, फ्रीडम फाइटर था एंड इंडिया का जो पहला एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो वो यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे, जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के तो वो यही अबुल कलाम आज़ाद हैं। एंड उसके बाद इसने प्रमोट किया इंस्टीट्यूशंस को, लाइक जो IITs हैं उन इंस्टीट्यूशंस को इसने प्रमोट किया। उसके बाद इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, सबसे पहले जो इसका कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल में इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एज अ सीनियर लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक सीनियर लीडर थे एंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये अपोज करता था पार्टीशन ऑफ इंडिया को, मतलब जो पार्टीशन हुआ 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, तो ये इसको अपोज करता था एंड बोलता था जो हिंदूज हैं, जो मुस्लिम्स हैं, तो इनके बीच में हमेशा यूनिटी होनी चाहिए एंड जो ये लोग हैं एक साथ रहने चाहिए एंड बंटवारा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर था तो एजुकेशन रिफॉर्म्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। एजुकेशन रिफॉर्म
रिफॉर्म्स कौन से थे इसके, ये पहला एजुकेशन मिनिस्टर था इंडिपेंडेंट इंडिया का। इसने जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में है तो उसकी फाउंडेशन रखी। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस थे लाइक IITs, तो उनको इसने प्रमोट किया, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दैट्स IITs, तो इनको एस्टैब्लिश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, बट इनको प्रमोट किया अबुल कलाम आज़ाद ने। एंड जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है दैट्स UGC, तो इसका फाउंडर अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसका जो फाउंडर हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हम एक और कंट्रीब्यूशन देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। व्हाट्स दैट? प्रमोशन ऑफ कल्चर। तो ये कल्चर को प्रमोट करता था, कल्चर का सपोर्टर था। इसने इंडिया में कल्चरल एंड लिटरल डेवलपमेंट करी। ओवरऑल जो एजुकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी। ये प्रमोटर था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो इसने बोला जो बच्चे हैं तो उनको फ्री में एंड कंपलसरी उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद इसके लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस हम देखते हैं। इसने बहुत सारी जो वर्क्स हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं रिलीजन के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर एंड फिलॉसफी के ऊपर, एंड इसने इंडिया में कल्चरली अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद हम एक और कंट्रीब्यूशन इसका देखते हैं दैट इज़ कल्चरल इंटीग्रेशन। इसने बोला जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए, एंड ये सेक्युलरिज्म को फॉलो करता था, मतलब जो सारे रिलीजन्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करता था। एंड ये बोलता था कि जो सारे रिलीजन्स हैं तो इनको इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अबुल कलाम आज़ाद। आई गेस जो भी चीज़ें मैंने अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड बताई हैं, पढ़ाई हैं, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हैं एंड आप इजीली आंसर कर पाओगे। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। BR अम्बेडकर और भीमराव अम्बेडकर। तो लास्टली हमें BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ना है एंड उसका कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले उसके टाइटल की अगर हम बात करें, उसका टाइटल क्या है? व्हाट्स दैट? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्किटेक्ट है, उसका बनाने वाला, उसका डिज़ाइन करने वाला, तो वो यही BR अम्बेडकर हैं, जिस वजह से उसे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसिडर किया जाता है। उसके बाद इसके फेमस कोट की अगर हम बात करें वो क्या है? I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। तो ये इसकी फेमस कोट है। उसके बाद इससे रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। जो BR अम्बेडकर हैं वो एक जूरिस्ट थे। जूरिस्ट का मतलब होता है एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ, जैसे कि लॉ के रिलेटेड अच्छी खासी जानकारी हो। इकोनॉमिस्ट भी था ये एंड सोशल रिफॉर्मर भी था, जिसकी बर्थ हुई थी 1891 में मध्य प्रदेश में। तो इसने जो दलित्स हैं उनके जो राइट्स हैं तो उनको सपोर्ट किया, ठीक है, कि जो दलित्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए। दलित्स जो हैं वो टर्म सबसे पहले यूज़ करी थी ज्योतिराव फुले ने। जो दलित्स हैं उनको अनटचेबल्स बोलते थे, मतलब कि जो हिंदू सोसाइटी है उसमें ये एक कम्युनिटी होती हैं जिनको कि सबसे जो लोवेस्ट दर्जा है वो दिया जाता है, कि ये सबसे लोवेस्ट दर्जे के लोग हैं, उनके साथ वो टच करना भी गवारा नहीं करते। तो बेसिकली इसने बोला कि इनको प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए। एंड जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ मतलब पसमानदा कम्युनिटीज़ जिनको कि कोई इंपॉर्टेंस ना दी जाए, तो इसने इनके राइट्स के बारे में बात करी एंड बोला कि इनको प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, उसके बाद कंट्रीब्यूशन की बात करें इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर रही थी, उसका ये चेयरमैन था, तो इसने एक क्रूशल रोल प्ले किया इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में। एंड इसने इंश्योर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं इक्वालिटी के, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लिबर्टी हैं, फ्रीडम के जो प्रिंसिपल्स हैं, एंड जो सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, तो वो ज़रूरी इसमें होने चाहिए एंड उनको प्रॉपरली फिर अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो मतलब इक्वालिटी, समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, एंड जो सोसाइटी है उसमें सभी लोग इक्वल हैं तो सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सोशल जस्टिस से रिलेटेड भी इसने काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशंस दिए। जो BR अम्बेडकर हैं इसने लड़ा अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसने बोला जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो ये नहीं होना चाहिए। एंड जो दलित्स हैं जो कि लोअर कास्ट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा सताया जाता था, इनके राइट्स के बारे में इसने बात करी कि इनको प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए एंड इनको राइट्स भी दिए, ठीक है। इसने काम करा अगेंस्ट एबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी है तो उसको ख़त्म किया जाए, जो कि आप बोलते हो कि हम इनके साथ टच भी नहीं कर सकते। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दी हैं कि इनको मतलब चलने नहीं देते थे, जहाँ से बाकी लोग गुजरते थे, अपर क्लास के लोग जहाँ से गुजरते थे तो इनको वहाँ से चलने नहीं देते थे, या किसी नल से पानी नहीं पी सकते थे जहाँ से अपर क्लास के लोग पानी पीते। अगर सपोज ये पीते तो उस नल को ही उखाड़ के फेंक दिया जाता था। तो ऐसी चीज़ें थी, इसने इसको एबॉलिश किया एंड बोला कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए।
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके बाद इसका कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। इसने काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे जिसकी वजह से जो पुअर्टी है एंड जो इनइक्वालिटी है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। ये प्रमोट करता था या सपोर्ट करता था लेबर राइट्स को। जो लेबर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनको प्रॉपर हुकूक मिलने चाहिए कि वो कितने घंटे काम करे, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उनको कितनी सैलरी वगैरह मिलनी चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए इसने काम करा, उन चीज़ों को प्रमोट करा, सपोर्ट करता था एंड बोला कि जो सोसाइटी है तो उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स उसमें अच्छे होने चाहिए कि जो हायर क्लास के लोग हैं वो लोअर क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे। ठीक है, तो इसके लिए जो सोसाइटी है उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप, इसने फाउंड किया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि जो दलित्स हैं उनके जो डिमांड्स थे, उनके जो इंटरेस्ट्स थे तो उनको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, जो BR अम्बेडकर हैं लास्ट में उसने कन्वर्ट किया, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया एंड बहुत सारे जो दलित्स हैं उनको भी इंस्पायर किया कि आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि जो हिंदुइज्म है उसमें हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो हिंदूज हैं वो दलित्स को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस कर रहे हैं, तो इसने बोला कि हम हिंदुइज्म को छोड़ेंगे एंड बुद्धिज्म को इख्तियार करेंगे। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ हमें जस्टिस मिलेगा, हिंदुइज्म में हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने इसे क्रिटिसाइज भी करा, बट इसके जो फॉलोअर्स हैं तो वो सारे जो हैं तो उन्होंने कन्वर्ट किया, जो दलित्स हैं तो उन्होंने कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में। ठीक है, एंड जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है तो इसको खत्म किया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट BR अम्बेडकर। आई गेस जो भी चीज़ें मैंने मेकर से रिलेटेड बताई हैं एंड उनका कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया वो आपको क्लियर है एंड आप अच्छे से आंसर कर सकोगे। ठीक है, तो बस वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।